नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कविश आईएएस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे चिलिंग विंटर्स की। चिलिंग विंटर्स क्या है, मतलब आज इसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है और ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इस साल की जो ठंडियां होने वाली हैं, जो विंटर्स होने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होंगे, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होंगे, फ्रीजिंग होंगे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉग बनेगा। तो क्या इस तरह का फिनोमेना सही है, क्या लगता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि ये चिलिंग विंटर्स का फिनोमेना क्या है और इस साल क्यों ठंडियां जरूरत से ज्यादा ठंड महसूस होने वाली हैं। अब उसके बहुत सारे प्रभाव भी पड़ेंगे, है ना, बहुत सारे इसके प्रभाव होंगे, बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस को इफेक्ट पड़ने वाला है। तो उन सब चीजों को स्टडी करके जरा देखेंगे कि ये फिनोमेना है क्या, और जानेंगे साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल फिनोमेनास लाइक पोलर वर्टेक्स के बारे में जानेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि ला नीना, अल नीनो, ये सब आपने सुना होगा। तो ला नीना, अल नीनो, ये सब चीजें क्या है और इनका भी क्या कोई प्रभाव पड़ता है वेदर पर। तो इन सब चीजों को भी जानेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे यूपीएससी के लिए ये क्यों जरूरी है, क्या इसका रेलेवेंस है, उसको भी हम लोग जाके पता करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो चिलिंग विंटर्स के बारे में। तो देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारा चिलिंग विंटर्स के बारे में बताया जा रहा है, दैट विंटर्स, ठीक है, दैट विंटर्स, देखो आप, विंटर्स ऑफ 2025 इज एक्सपेक्टेड टू बी कोल्डर एंड अराइव अर्लियर देन यूजुअल। जैसे बताया जा रहा है कि इस बार जो 2025 के जो विंटर्स होने वाले हैं, ये बहुत ही कोल्ड होने वाले हैं और पहले ही आ जाएंगे। यानी जो नॉर्मली आपने देखा होगा कि अभी कुछ सालों से ठंडियां जो थी बहुत डिलेड ठंडी आ रही थी, लेकिन इस बार ठंडी पहले आने वाली है। और उसका जो कारण है वो बताया जा रहा है कि ला नीना इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। ला नीना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका। और हम लोग जानेंगे अभी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ला नीना क्या है। जेट स्ट्रीम शिफ्ट, जेट स्ट्रीम यानी तेज गति की जो हवाएं हैं, उनकी वजह से भी इन पे प्रभाव पड़ेगा। और आर्कटिक ऑसिलेशंस जो है वो कैसे इसके अंदर रोल प्ले करता है। यानी इस बार 2025 का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दैट विंटर्स आर गोइंग टू बी चिलिंग, ठीक है, विंटर्स आर गोइंग टू बी चिलिंग। अब ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ला नीना जो है, ला नीना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये सब जो है इन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और इस बार देखा गया है, खास करके आपने देखा होगा दोस्तों, कि इस बार की जो गर्मी थी वो भी बहुत ज्यादा थी। और स्पेशली बारिश की अगर मैं बात करूं, बारिश की, हाँ दोस्तों, बारिश की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जरूरत से ज्यादा इस बार हम लोगों को IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी ये बताया था कि इस बार जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा बारिश हुआ है। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने बारिश ज्यादा रिसीव किया है। अब ये देखो, इसका रेलेवेंस की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, GS पेपर 1 में तो डायरेक्टली आएगा ही। GS पेपर 1 जो है ज्योग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, ला नीना, ये सब चीजें इसके जुड़ी हुई हैं। GS पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये टॉपिक रेलेवेंस है, एग्रीकल्चर में भी रेलेवेंस है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं, जो कि अन्नदाता हैं, उनकी वजह, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है ठंडी के दिनों में रबी जो फसल बोई जाती है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। और फिर इन्वायरमेंट के लिए तो इन्वायरमेंट टॉपिक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अब आइए देखते हैं, देखिए यूपीएससी लिंकेज में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ये सारी चीजें, ये सारे फिनोमिना जो है, पेपर, इसका थीम, कीवर्ड्स, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंस है और GS पेपर 3 में भी है, एसए में भी आपका काम कर सकता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि अभी हालिया सिनारियो है क्या, किस तरीके से इसको प्रेडिक्शन की बात की जा रही है और इसके पीछे का क्या कारण है, उसको भी जरा देखते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD, आपको पता है IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारत के जलवायु, क्लाइमेट, मौसम से लेकर के हमको जानकारियां प्रदान करता है। और ये एक गवर्निंग बॉडी है जो रेगुलेट करती है इन सब मुद्दों को लेकर के। इसने प्रेडिक्शन दिया है दैट इस बार का जो ठंडी है वो 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस कम होने का अनुमान है पहले की तुलना में। अब ये आपको लगता होगा कि बहुत कम नंबर है, 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या ही होता है, बट ये एक एवरेज है दोस्तों, एवरेज।
है ना, एवरेज। यानी अगर आप ऊर्जा की कंपैरिजन में बात करो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, देन इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करूं तो आप देखो इसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया मोस्टली जो इफेक्टेड होने वाला है वो नॉर्थ, यानी इंडिया का जो नॉर्दर्न बेल्ट है वो ज्यादा इससे इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे देखो, अगर ये हम लोगों का इंडिया है, ठीक है, और आपको पता है कि ये है हमारा नॉर्दर्न इंडिया का ये हमारा बेल्ट है। अब ये जो बेल्ट है ये बेसिकली प्रभावित होगा और इसमें बहुत सारे जो हमारे राज्य हैं जैसे पंजाब, ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद फिर यूपी, फिर बिहार, झारखंड, ये सब जो राज्य हैं ये सब इसकी चपेट में आएंगे। क्योंकि देखो हमारा आपको पता है कि जो इंडिया है वो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे में उसका ट्रॉपिकल पार्ट है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ये टेम्परेट पार्ट में आता है। वो तो हिमालय है जिसने हमको साइबेरिया की ठंडी हवाओं से बचा के रखा हुआ है, अदरवाइज तो ये तो पूरा कोल्ड डेजर्ट बन जाता, ठीक है। अभी इस बार की बात की जा रही है कि नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा इसके प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो स्काईमेट वेदर एक एजेंसी है, इसने भी प्रेडिक्ट किया है कि दिस विंटर इज गोइंग टू बी द कोल्डेस्ट विंटर्स ऑफ द पास्ट डेकेड, यानी अभी तक जितने भी दशकों में ठंडियां पड़ी हैं उसमें सबसे ज्यादा ठंडी वाली ये दशक होने जा रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, हिमालय में अभी लेट अक्टूबर में ही स्नोफॉल चालू हो चुका है वहां पर, ठीक है, जो कि यूजुअली होता नहीं था, लेकिन स्नोफॉल अभी चालू हो चुका है, वहां पे स्नोफॉल होना लग गया है। इसकी वजह से देखिए अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब जो है यहाँ पर आप देखोगे इनके अंदर टेम्परेचर शार्पली ड्रॉप हो जाएगा। और इसका एक और बहुत बड़ा खतरा आएगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा दिल्ली, हरियाणा इन सब का, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा लोग सफर करेंगे, नॉर्दर्न इंडिया के लोग सफर करेंगे और स्पेशली दिल्ली के लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स ये जो है ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप मतलब इन द सेंस ड्रॉप कहने का नहीं, इसको मुझे देखो, ड्रॉप मतलब खराब हो जाएगा, ठीक है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बेकार हो जाएगी। क्यों? टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। समझेंगे अभी हम लोग आगे इसमें देखेंगे। तो ये बताया जा रहा है अभी करंट सिनारियो में। अब जरा समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का क्या कारण है। देखो बताया जा रहा है इसके कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो इसकी कॉजेज में बोला जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा कारण है ला नीना। ला नीना दोस्तों एक फिनोमिना है, ला नीना आप लोगों ने सुना होगा ज्योग्राफी में, ला नीना। तो ये बता रहा है कि कैरेक्टराइज बाय द कूलिंग ऑफ द सी, यानी इसमें क्या होता है, जो सी है वो ठंडा हो जाता है और टेम्परेचर इन द ईस्टर्न पैसिफिक, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक का जो टेम्परेचर होता है बेसिकली वो कोल्ड हो जाता है जरूरत से ज्यादा, जिसकी वजह से वॉकर सेल जो है वो डिस्टर्ब होता है और जेट स्ट्रीम के पैटर्न्स भी डिस्टर्ब होते हैं इस ला नीना की वजह से। यही चीज यहां बताया गया है कि 2020, 2021, 2025 में भी इंडिया ने इस तरह के ला नीना के ला नीना को एक्सपीरियंस किया है, और यही ला नीना की वजह से इस बार भारत में जरूरत से ज्यादा बारिश भी हुई है, रेनफॉल भी हुई है। उसके पीछे का कारण ला नीना को बताया जा रहा है। तो आओ पहले समझते हैं कि ये ला नीना है क्या। तो देखिए ला नीना ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बारिश जो है वो भी ज्यादा है ना, ज्यादा होने वाली है, ज्यादा हुई ही है इस बार ला नीना की वजह से। और हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है विंटर्स का वो भी ड्रॉप होने वाली है, ठंडियां भी बहुत जबरदस्त होने वाली हैं। देखो ला नीना एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, अ गर्ल चाइल्ड इसका पूरा मतलब है। ये एक स्पेनिश शब्द से आया हुआ है जिसका मतलब है अ गर्ल चाइल्ड। अब मैं आपको जरा मैप से समझाता हूं तो समझ में आएगा आपको कि ये है क्या फिनोमेना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर अगर आपको ऐसे करके इंडिया बना दिया और आपको इंडिया से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड है, इधर ये ना इंडोनेशिया के आइलैंड हैं, और अगर मैं ऐसे करके देखूं तो यहाँ पर आपका ये ऑस्ट्रेलिया है ना, और इधर आपका जापान है ना, और यहाँ पर आपका है ना नॉर्थ अमेरिका है इधर, है ना, ऐसे करके नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पर है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका है इधर। तो अब जरा देखने वाली बात क्या है
यहाँ पर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो देखा जाता है कि साउथ अमेरिका में जो यहाँ पर जो पानी है, ठीक है, वो बेसिकली कोल्ड रहता है। इसको बोलते हैं पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। ये कोल्ड करंट है दोस्तों, यहाँ पर ये पानी हमेशा कोल्ड ही रहता है। और यहाँ पर एक हवाएं चलती हैं, जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी के क्लास में बताया होगा कि उसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, बेसिकली जो ट्रेड विंड्स है ना, वो क्या है, वो इधर से बहती हैं, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन से बहती हैं और बहते बहते क्या करती हैं, इधर के पानी को वो ट्रांसफर कर देती हैं इस तरफ। यानी वहां का जो पानी है वो चला आता है इधर, ठीक है। यानी यहाँ के गर्म पानी को क्या किया, जैसे हवाएं चलती हैं तो आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो साथ में धूल मिट्टी सबको उड़ाते हुए लेके चलती है। ऐसे ही जब ये ट्रेड विंड्स हैं, जब ये पानी के ऊपर चलती हैं तो ये क्या करती हैं, पानी को भी अपने साथ लेकर के बहाते हुए लेके चलती हैं। अब यहाँ का जो गर्म पानी है उसको उठा दिया और वो पानी को भेज दिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के तट के पास, ठीक है, वहां से उठा करके भेज दिया यहाँ पर। अब वहां का गर्म पानी इधर आ गया। इधर क्या हुआ, अंदर से अपवेलिंग के कारण, ठीक है, अपवेलिंग के कारण ठंडा पानी आ गया ऊपर, है ना। अब वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि वहां पे फिशिंग वगैरह सब कुछ होता है इसकी वजह से ही, और ये नॉर्मल प्रोसेस है। बट कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारे सन के ऊपर एक चुंबकीय तूफान चलता है, सोलर फ्लेयर्स, इस तरह की चीजें, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। ये चुंबकीय तूफानों के कारण ऐसा होता है, उनको बढ़ते हैं घटते हैं, इसको सन स्पॉट से बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता है सन के ऊपर, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ पे बहुत ज्यादा हीटिंग होती है, और कभी कभी ऐसा होता है जब डार्क स्पॉट्स बढ़ जाते हैं तो हीटिंग कम होती है। तो जब जिस साल हीटिंग ज्यादा होती है ना, उस साल पानी और ज्यादा निकाला जाता है इधर से, और निकाल के पानी को भेजा जाता है यहाँ पर। अब पानी यहाँ पर लगातार आ रहा है, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा होगा। अब यहां पर गर्म पानी इकट्ठा होता है तो देखो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि देखो अगर क्या होता है कि अगर ज्यादा हीटिंग हुआ मतलब यहां से सारा गर्म पानी इधर आया, अब गर्म पानी यहां पर आया तो ये पानी इधर भी आएगा। अब यहां पर ये गर्म पानी बनेगा तो यहां से मस्करनीज में और इंडिया में अच्छी खासी बारिश होगी। इसको बोलते हैं ला नीना की वजह से क्या होता है, वहां का सारा पानी इधर आता है, जिसकी वजह से इंडिया में अच्छी खासी बारिश होती है। और अल नीनो इसका जस्ट उल्टा होता है, कभी कभी ट्रेड विंड्स एकदम कमजोर पड़ जाती है, वो पानी हटाया ही नहीं, तो जो गर्म पानी यहां पे आ रहा था, जिसकी वजह से यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, अब वो लो प्रेशर यहां पे क्रिएट होने लगता है, तो सारी बारिश यहीं हो जाती है, फिर इधर बारिश होती ही नहीं और इंडिया में सूखा पड़ जाता है। तो यानी अल नीनो इंडिया के लिए सूखा। अगर बात करूं मैं आपको अल नीनो के बारे में, तो अल नीनो जो है वो उसकी वजह से इंडिया में ड्रॉट आता है, ठीक है, उसकी वजह से इंडिया में ड्रॉट आता है। और ला नीना की वजह से इंडिया में क्या आता है, बारिश आता है, क्योंकि ला नीना की वजह से ट्रेड विंड्स जो है उनकी शक्ति बढ़ जाती है, उनका पावर बढ़ जाता है। तो ये फिनोमेना जो कहलाता है इसको बोलते हैं ला नीना इफेक्ट। अब ला नीना की वजह से क्या हो रहा है, भारत में बारिश ज्यादा हुआ है, और ला नीना सिर्फ बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये दुनिया में चल रहे और भी बहुत सारे जो चक्र हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। कैसे, जरा देखो, अभी इसकी वजह से क्या होगा, मैंने बताया ला नीना की वजह से बारिश हुआ। अब देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी रीजन्स। मेडिटेरेनियन रीजन्स में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं और वहां पे बनते हैं और वो धीरे धीरे हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, उनकी भी तीव्रता बढ़ जाएगी इस ला नीना की वजह से। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखो क्या है, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं। देखो यहाँ पर पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताने से पहले कि ये भी चीज आपको बता देता हूं मैं, यही सेम फिनोमेना मैं आपको बता भी रहा था, जो कि यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि ये जो पानी जो यहाँ पर गर्म पानी जो इकट्ठा हुआ है, ये क्यों इकट्ठा हुआ है, ये ला नीना की वजह से हुआ है। ला नीना में क्या होता है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के तट के पास लो प्रेशर और पेरू के तट के पास एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ये लो प्रेशर फिर ये इंडिया की तरफ बढ़ता है और इंडिया में खूब ढेर सारा बारिश और ये सब चीजें, ये सारी फिनोमिनाज होती हैं। यहाँ पर ये चीजें नहीं होती हैं। अब बात करूं मैं दोस्तों कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, तो देखो जरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बता देता हूं मैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। जो दूसरा हमारा फैक्टर है जिसकी वजह से इस साल ठंडियां और बढ़ सकती हैं, वो है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है कि ये है बेसिकली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है इनको। ये है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये क्या होते हैं बेसिकली, ये जो आपका यूरोप का जो एरिया है ना, और यहाँ पर ये इंडिया है आपका, और ये है आपका अफ्रीका, है ना, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है ना, और यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन ओशियन, है ना, मेडिटेरेनियन ओशियन मिलेगा, सॉरी मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, ओशियन नहीं है, मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। अब मेडिटेरेनियन सी क्या होता है, यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट चलता है, एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट चलता है इधर, वो एक जेट है, यहां पर संवहनीय धाराओं के कारण यहां पे पानी ऊपर उठता है और उस बेल्ट पे सवार हो जाता है, ठीक है, वो क्या है, एक जेट स्ट्रीम है, और वो जेट स्ट्रीम जब चलता है, ठीक है, तो वो इंडिया के ऊपर से भी होकर गुजरता है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां से चलता है तो ईरान में, ठीक है, अफगानिस्तान में अफीम की खेती फिर इसी की वजह से ब्लॉसम कर जाती है, फिर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान होते हुए ये इंडिया पहुंचता है, और इंडिया में रबी की खेती, ठीक है, रबी की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी रबी में जो हम लोग बेसिकली जो हम लोग यहाँ पर इंडिया में वीट कल्टीवेशन करते हैं, वीट कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, है ना, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसकी वजह से देखना आप इंडिया में खास करके दिसंबर के महीने से लेकर के, ठीक है, दिसंबर जनवरी, ठीक है, ये सब के महीने में आप देखना, और फरवरी में भी, इनफैक्ट कभी कभी फरवरी में भी होता है, कम होता है लेकिन होता है, उसमें क्या देखोगे आप, इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर बारिश होगी यहां पर, और वो बारिश की वजह से आप देखना अगर बारिश अगर दिसंबर और जनवरी के महीने में अगर ज्यादा होने लगी, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई 5 से 6 बार अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अगर आ गए, तो उसके बाद का मतलब हुआ कि यहां पर ज्यादा बारिश होगी, और ज्यादा बारिश का मतलब है कि पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है वो शीतलहर के चपेट में आएगा, ठंडियां और बढ़ जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है। ये एक तरह के डिस्टर्बेंस है जो इंडिया के वेस्ट साइड से मेडिटेरेनियन सी से ऊपर उठते वाली हवाएं जो कि जेट स्ट्रीम से कांटेक्ट में आने के बाद वहां से बहते हुए इंडिया की तरफ आती हैं और इंडिया पर आकर के बारिश करती हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट अगर बताऊं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो है आपका आर्कटिक ऑसिलेशन। ये आर्कटिक ऑसिलेशन क्या है इसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखो, द वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक वीकेंस द पोलर वर्टेक्स, ठीक है, द वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक वीकेंस द पोलर वर्टेक्स। अब आर्कटिक क्या है, अगर आपने देखा होगा ये अर्थ है, तो देखो ऊपर में आर्कटिक सर्कल है। कहां पर आर्कटिक सर्कल है? 66.5 डिग्री नॉर्थ पर ये है आपका आर्कटिक सर्कल, और नीचे है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, यहाँ पे साउथ पर है। तो ये है आपका आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल है यहाँ पर। और यहाँ पर तो आपको मालूम है कि ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प फिनोमेना ये हो रही है कि ला नीना की वजह से ही क्या हो रहा है कि आर्कटिक सर्कल कमजोर पड़ जाता है, यानी यहाँ पर जो पोलर वर्टेक्स है वो कमजोर पड़ जाता है। अ वीकेंड जेट स्ट्रीम meanders southward and pushing the cold Arctic wind to the South Asia। पोलर वर्टेक्स क्या होता है, पहले ये देखो, ध्यान से सुनो। पोलर वर्टेक्स क्या है? एक घेरा है। ये जो आप घेरा देख रहे हो ना, यहाँ पर एक पोलर वर्टेक्स चलता है, ऐसे मेंडरिंग करते हुए एक लाइन चलती है। लाइन तो नहीं बोल सकते हैं, वो एक मोटी परत है हवा की जो आसमान में ऊपर उड़ रही है लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और वो बहुत तेज गति की हवाएं हैं जिन्होंने इस पोलर एरिया यानी जो आर्कटिक की जो कोल्डनेस है उसको बांध के रखा हुआ है। अब क्योंकि वो कमजोर पड़ गई, क्यों कमजोर पड़ गई? ड्यू टू दिस ला नीना इफेक्ट। अब वो क्या होगा, वो यहां पर नहीं रहेगी, वो बल्कि और साउथ में फैलेगा और नीचे तक आ जाएगा। पोलर वर्टेक्स और नीचे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड जापान, यहां पर बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ जाएगी। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या है पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स क्या है, तो देखो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग जेट है वो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जेट है जिसने क्या किया है, हवाओं को बांध के रखा है। देखो ये ऐसे पोलर वर्टेक्स है, ठीक है,
पोलर वर्टेक्स है, और पोलर वर्टेक्स ने क्या किया, हवाओं को ऐसे बांध के रखा हुआ है इसके अंदर, इसमें ऐसे चलते हैं ये जेट, और इसने किसको बांध के रखा हुआ है, इस यहां पर अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया है कि इसने जो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, यानी पोलर की जो ठंडी हवाएं हैं उनको बंद करके रखा हुआ है ये। लेकिन क्योंकि ये कमजोर पड़ जाता है, अब क्योंकि ये कमजोर पड़ गया है तो देखो यहां पर ये फैल गया है नीचे तक, ये नीचे तक आ गया है, यानी वर्टेक्स जो है कमजोर पड़ गया और साउथवर्ड चला गया, पहले नॉर्थ में था और साउथवर्ड चला गया, कमजोर हो गया है, वीक हो गया है। अब वीक होने की वजह से ये वेवी हो गया है, जिसकी वजह से अब साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं और नीचे तक आएंगी, जिसकी वजह से इंडिया, चाइना, जापान और इस तरह के देशों में और ठंडी बढ़ेगी। ये देखिए यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस फोटो में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बेसिकली यही फिनोमेना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से हवा ऊपर उठती है, ठीक है, और जेट स्ट्रीम के माध्यम से ये टर्की देख सकते हो, टर्की है यहाँ पे, सीरिया, ठीक है, और फिर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और होते हुए इंडिया तक पहुंचती है, जिसकी वजह से इंडिया में बारिश होती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ सकती हैं। तो आप देख सकते हो ये पोलर वर्टेक्स है। पोलर वर्टेक्स क्या है, ये बेसिकली वर्टेक्स का मतलब होता है घेरा, एक घेरा। ये घेरा क्या है, एक जेट स्ट्रीम है बेसिकली, ठीक ना। और वो जेट स्ट्रीम ने क्या किया है, साइबेरिया की ठंडी हवाओं, पोलर एरियाज की ठंडी हवाओं को बांध के रखा हुआ है। अब वो कमजोर पड़ जाता है, नीचे आने लगता है, जिसकी वजह से और ठंडी होने लगती है। और इसका कारण क्या है, ला नीना इफेक्ट। ला नीना इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, मेन कारण तो सन है। सन की हीट अगर ज्यादा प्रॉपर, जैसे सन की जो चुंबकीय तूफान जो उठते हैं उनकी वजह से चीजों को प्रभावित करती है वो। अब हम लोग देखते हैं इसके इम्पैक्ट के बारे में। अब हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि ये चीज ऐसा होता क्यों है, क्यों चिलिंग विंटर्स आएंगे, तो आएंगे उनके पीछे का कारण क्या है। अब उनके प्रभावों को जरा जांच के देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ चिलिंग विंटर, पहला इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर। अब आपको पता है इंडिया जो है वो एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो इंडिया का जो किसान है, ठीक है, एक तो वो गरीब किसान है और ऊपर से इंडिया एक प्राइमरीली एग्रीगेरियन कंट्री है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा एग्रीकल्चर में होगा। मैंने पहले ही बताया था कि वो कैसे होगा। रबी का जो क्रॉप है, जो वीट है, जो मस्टर्ड है, जो बार्ले है, वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ये रबी की फसलें होती हैं। इनको डैमेज है किससे, फ्रॉस्ट डैमेज, फ्रॉस्ट का डैमेज होगा इनको, और इनकी वजह से जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन जो है ना, क्रॉप प्रोडक्शन वो फॉल डाउन कर जाएगा। फिर देखो डिलेड जर्मिनेशन, जल्दी से बीज उगेंगे नहीं, और यील्ड भी कम होगा फ्रॉस्ट प्रोन एरियाज में। हॉर्टिकल्चर को प्रभावित करेगा। हॉर्टिकल्चर जो है आप देखो वो प्रभावित हो जाएगा, इसकी वजह से हॉर्टिकल्चर प्रभावित हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर जैसे कि हॉर्टिकल्चर में आपका सब्जी फल एक साथ उगाया जाता है, तो देखो इसके अंदर एप्पल, आलमंड, फ्लावर्स, ठीक है, ये सब क्या होंगे, प्रभावित होंगे, यानी एप्पल वगैरह इन सब के दाम बढ़ जाएंगे बेसिकली। फिर देखो यहां पर आप देखो कि एक डेटा बताया गया है कि अ ड्रॉप ऑफ 1 डिग्री ड्यूरिंग द क्रिटिकल क्रॉप ग्रोथ, ठीक है, अगर 1 डिग्री की भी कमी आ जाए तो इट कैन रिड्यूस द वीट बाय 3 to 5%। अब ये देखो बहुत बड़ा नंबर है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी कम हो जाता है, सोचो अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी तापमान कम हो गया तो वीट का जो प्रोडक्शन है वो 3 to 5% तक गिर जाता है। ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। इससे हमारे देश में आप देखोगे फूड सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी पे खतरा है, इससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे खतरा है देश का, इससे देश का न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे खतरा पड़ जाएगा, ठीक है, ये सब चीजों को इफेक्ट करेगा ये। आइए दूसरा आप देखते हैं हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी वजह से। तो पहली बात तो ये है कि देखो राइज इन रेस्पिरेटरी डिसीजेस, जैसे अस्थमा हो गया, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, है ना, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे डिसीजेस में क्या होता है कि सर्दी के दिनों में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये इनमें क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीदिंग इश्यूज आ जाती हैं, इसके अंदर ब्रीदिंग इश्यूज चालू हो जाते हैं, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग इश्यूज, ठीक है। और इसकी वजह से आप देखोगे सबसे बड़ा है स्मॉग और कोल्ड एयर।
क्या होता है, ये जब ठंडी बढ़ेगी ना, इससे स्मॉग भी बढ़ेगा। स्मॉग क्यों बढ़ेगा? टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से स्मॉग बढ़ेगा, और स्मॉग और कोल्ड हवा ये दोनों मिल करके रेस्पिरेटरी डिसीज को बढ़ावा देंगे। बहुत हद तक रेस्पिरेटरी डिसीजेज यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगे आपको। फिर वल्नरेबल ग्रुप्स, जो भारत में जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं कौन कौन है? वो एल्डरली लोग हैं, यानी सीनियर सिटीजन हमारे, बच्चे हैं, अर्बन पुअर वैसे गरीब लोग, ठीक है, जो शीतलहर का आमतौर पर शिकार हो जाते हैं इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, उन लोगों को, वो लोग प्रभावित होंगे, ठीक है। हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएंगे, और सीजनल इन्फ्लुएंजा ये फैलेगा। हाइपोथर्मिया मतलब हुआ जहां पर अत्यधिक ठंडी की वजह से आपकी डेथ हो जाए, या और सीजनल इन्फ्लुएंजा यानी कि जो इन्फ्लुएंजा का मतलब हुआ जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना वायरस है ना, वैसे ही ये फ्लू है। जैसे कि ठंडी में जो लगता है नॉर्मल जो जुकाम सर्दी होता है, वो भी तो एक तरह का फ्लू है। तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था और बता रहा था आपको। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हो, दिल्ली का तो बहुत ही खतरनाक अभी से ही हो गया है। दिल्ली में तो क्या होता है कि दिवाली के बाद से ही वहां पर स्मॉग की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और स्मॉग की वजह से अभी कल परसों का मैं देख रहा था, जब ये वीडियो शूट हो रहा है तब मैं बता रहा हूं आपको कि वहां पर दिल्ली का AQI 450 को पार कर गया है। अब आप सोच सकते हो 450 मतलब ये बहुत ही खतरनाक हवा है। इट इज इक्विवेलेंट ऑफ स्मोकिंग 20 सिगरेट्स इफ यू आर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दिल्ली। इट इज इक्विवेलेंट टू दैट 20 सिगरेट्स, है ना। अगर आप 20 सिगरेट स्मोक कर रहे हो उसके बराबर है। फिर देखो अगला हम लोग इसमें देखते हैं और इसका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो एनर्जी एंड इकोनॉमी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। सर्ज इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेंगे, क्योंकि ठंडी है, ठंडी को दूर करने के लिए हीटर जलाना पड़ेगा, तो उसके लिए बिजली का बिल, कोयला, LPG की डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी इम्पैक्ट होंगे, इसके लिए इन्फ्लेमेशन के इम्पैक्ट होंगे, दाम बढ़ेंगे चीजों के, ठीक है, कंजम्पशन के, ये सब। फिर डिसरप्शन इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुक जाएंगे। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स ड्यू टू फॉग एंड लो विजिबिलिटी। ट्रांसपोर्ट और फॉग में क्या होगा कि जब गाड़ियां चलती हैं, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया, हाईवे पे बहुत ज्यादा फॉग जम जाता है, क्योंकि फॉग जो होता है बेसिकली ठंडी में जब क्लियर नाइट्स होती हैं, ठीक है, और लॉन्ग विंटर नाइट्स और काम कंडीशंस में फॉग बनते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रप्शन होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, और हाईवेज पे। फिर इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर रिस्क भी होंगे, वो देखते हैं क्या क्या है इन्वायरमेंटल रिस्क, यानी हमारे पर्यावरण को क्या क्या नुकसान होने वाला है, तो जरा उसकी बात करते हैं। तो हैवी हिमालयन स्नोफॉल इंक्रीजेस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, यानी ग्लॉफ। अब देखो दोस्तों, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी ग्लॉफ के बारे में। अब ग्लॉफ जो है, आपको मालूम है ग्लॉफ क्या है? ग्लॉफ होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। बहुत ही हैवी मात्रा में, अब अगर ठंडी पड़ेगी तो स्नो भी होगा। अब स्नो होने की वजह से हिमालय पे बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स एक्यूमुलेट होंगे, ग्लेशियर्स बनेंगे, और वो ग्लेशियर्स बेसिकली किसी मोरैन के किनारे पे ही बनते हैं, जो कि बाद में पानी का रूप लेंगे, वाटर का रूप लेंगे, और एक समय अगर उनके अंदर ज्यादा बारिश हो गया, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा बारिश हो गया, यानी क्लाउड बर्स्ट टाइप का फिनोमेना हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लॉफ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, नुकसान होता है। फिर देखो ऑल्टर रिवर्स फ्लो एंड पैटर्न्स एंड इम्पैक्ट द वाटर अवेलेबिलिटी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर पैटर्न बदल जाएगा। रिवर का जो बहने का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? ग्लेशियर्स बढ़ेंगे, ग्लेशियर्स बढ़ने की वजह से जो पानी ज्यादा आएगा, और पानी बढ़ने की वजह से रिवर्स अपना कोर्स बदल देंगी। फिर उसके बाद अफेक्ट्स द वाइल्ड लाइफ बिहेवियर एंड अल्टरिंग द माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन साइकिल। अब देखो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेटिंग आप लोगों ने सुना होगा, पोलर बियर और पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स मिलते हैं बेसिकली वो हाइबरनेट करते हैं, बट उनके साइकिल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ जाएगा ना, तो उनके पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर माइग्रेशन, जो एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, स्पेशली बर्ड्स, है ना, साइबेरियन बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा इस चीज को लेकर के। और एनिमल बिहेवियर्स भी चेंज होंगे, क्योंकि ठंडी बढ़ेगी तो उसकी वजह से उनके अंदर भी बदलाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और हमारे गवर्नमेंट रिस्पॉन्स और मेजर्स को। तो IMD, ठीक है,
इमीडिएट पॉलिसी एक्शंस, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इमीडिएट पॉलिसी एक्शंस क्या क्या होनी चाहिए। तो आईएमडी अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्सटेंडेड टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आईएमडी के वार्निंग्स को इंस्टॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद एनडीएमए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इट इज प्रिपेयरिंग फॉर द कोल्ड वेव मैनेजमेंट प्लान्स, ठीक है। फिर एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री प्रॉम्प्टिंग फॉर द फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट सीड, अब ये बहुत जरूरी है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट सीड का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट सीड नहीं हुआ तो जो वीट का प्रोडक्शन है, वीट का प्रोडक्शन जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है। एंड माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को भी लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखो अर्बन लोकल बॉडीज सेटिंग अप द नाइट शेल्टर्स एंड होमलेस फॉर द होमलेस, नाइट शेल्टर्स ये बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो बेसिकली वो बेघर हैं और सड़कों पे सोते हैं। अब उनको उनकी जान की सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरा रहेगा, क्योंकि शीतलहर, आपको पता होगा भारत में शीतलहर चलता है, शीतलहर, और शीतलहर में बहुत ज्यादा जान लोगों की चली जाती है। और देखो हेल्थ मिनिस्ट्री स्ट्रेंथनिंग द सर्वेलेंस ऑफ सीजनल रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो सीजनल रेस्पिरेटरी डिसीजेस को देखेगी। फिर उसके बाद देखो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, अब हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी हम लोग को एग्रीकल्चर कैसे करना है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को इंप्लीमेंट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ कोल्ड वेव एक्शन प्लान, ठीक है, कोल्ड वेव एक्शन प्लान आपको पता है एनडीएमए, एनडीएमए का ये प्लान होता है कोल्ड वेव एक्शन प्लान इन स्टेट डिजास्टर प्लान्स, ठीक है। उसको इंटीग्रेट करना है किसके साथ, स्टेट डिजास्टर प्लान के साथ, कोल्ड एक्शन प्लान को। फिर उसके बाद है अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर हीटिंग। अब देखो हीटिंग के लिए क्या है, कोयला वगैरह बर्न करेंगे लोग, क्योंकि अगर हीटिंग अगर ठंडियां बढ़ेंगी तो लोगों को हीटिंग के लिए कोयला जलाना पड़ेगा। और कोयला से फिर क्या होगा, बेसिकली कोल से फिर क्या हो जाएगा, कोल से होता है आपका क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज को भी तो रिड्यूस करना है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल या फिर क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है ना, कोल्ड वेव्स के रिगार्डिंग सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इन सब के ऊपर हम लोगों को कैंपेन करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। अभी हमारे देश का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्य ही है कि यहाँ पर किसानों को ना तो अल नीनो का वार्निंग दिया जाता है और ना ही हमारे गरीब लोगों को ला नीना की वार्निंग दी जाती है। क्योंकि देखो गरीब लोग सबसे पहले मरेंगे ला नीना में, क्योंकि उनको पास कोई वार्निंग है नहीं। और ला नीना की वजह से ये चीजें अगर ऐसी हुई फ्यूचर में कि ला नीना की वजह से अगर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है तो सबसे ज्यादा पहले शिकार कौन होगा, उसके वल्नरेबल सेक्शन, जो पॉवर्टी लेवल के नीचे जो लोग रह रहे हैं। ऐसे हमारे जो किसान भाई हैं जो कि अल नीनो का शिकार हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट एक अल नीनो वार्निंग तो जारी करना चाहिए। तो हमारे किसानों को पता ही नहीं है अल नीनो के बारे में, ठीक है, और जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब देखो लास्ट में इसका कंक्लूजन यही है, ठीक है, कंक्लूजन देखो क्या है कि चिलिंग विंटर ऑफ 2025 इज नॉट मेयरली अ सीजनल इवेंट, ये कोई सीजनल इवेंट नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग वॉलेटिलिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी यहां पर कि ये क्या है, ये कोई सीजनल इवेंट नहीं है, ये बता रहा है कि अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम है, यानी क्लाइमेट चेंज की तरफ ये बात की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज अब बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ मल्टी सेक्टोरल क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेटेजी, यानी अब इंडिया को किसी एक सिंगल एक्शन प्लान की बजाय मल्टीलैटरल एक्शन प्लान लेना पड़ेगा, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ टारगेट कर पाए। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम, एग्रीकल्चरल अडेप्टेशन, अर्बन रेजिलियंस एंड पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर आप लोगों ने यूपीएससी में क्या आंसर राइटिंग में अगर आपने इसको मेंशन कर दिया अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी इंडिया को क्या करना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एग्रीकल्चरल अडेप्टेशंस, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट सीड का इसमें इस्तेमाल करना, ठीक है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट सीड, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना। फिर ना अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का इंस्टॉल करना। फिर अर्बन रेजिलियंस, अर्बन रेजिलियंस का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को ऐसे घर मकान बनाने चाहिए जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, द पीपल हु आर लिविंग है ना बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको
उनको सुरक्षा दी जा सके, ठीक है, उनको सुरक्षा दी जा सके। फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, उसके लिए हमको काम करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस बढ़ जाएंगी। अगर ठंडी हुआ तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो है वो बढ़ जाएंगी, रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो है वो बढ़ जाएंगी इसके साथ। अब देखो अल्टीमेटली सबसे बात यही है दैट वी कैन नॉट स्टॉप द विंटर बट वी कैन प्रिपेयर फॉर द सिस्टम टू फेस इट बेटर। यानी हम लोग को सबसे बड़ी बात यही है कि देखो विंटर को तो नहीं रोक सकते, विंटर तो आएगा ही और विंटर तो आना भी चाहिए क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, उसको तो बदलना ही है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि हमको वी शुड ब्रेस आवरसेल्फ फॉर द इवेंट लाइक दिस। तो हम लोगों को अपना प्रिपेयर्डनेस रखना है और चीज़ों को समझना है और लोगों को अवेयर करना है। यही हमारे यूपीएससी के भी है। इन सब चीज़ों को आप लोग यूपीएससी के लिए पॉइंट्स के रूप में आप देख सकते हैं, लिखवा सकते हैं, लिख सकते हैं। और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। आप हमारे इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।